हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। भाई थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के वन शॉट आपको मिल ही रहे हैं। 2-3 वन शॉट और केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के पहले वन शॉट के बारे में। भैया इससे आपके 25 नंबर पक्के हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। साथ ही साथ 2-2 नंबर वाले भी कई क्वेश्चंस हैं। तो ये पूरी यूनिट का वन शॉट और बिल्कुल आसान तरीके से, इससे आसान लैंग्वेज में पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं पे मिले तो कमेंट में लिखना आके भाई, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरे वन शॉट को और पहली यूनिट का काम तमाम हो जाएगा। 8 यूनिट हैं, 8 वन शॉट, खेल खत्म हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि भैया जीन क्या होता है। कई बार जीन लॉन्ग में आ जाता है और भैया आपको 25 नंबर ये दिला के जाता है। देखो जीन क्या होता है, हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है। एक आदमी था जिसका नाम था जोहानसन। क्या नाम था मेरे भाई? जोहानसन नाम था। और इन्होंने भैया जीन शब्द दिया था और हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि भैया हम जैसे मनुष्य है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। यानी 23 जोड़ी गुणसूत्र का मतलब जो क्रोमोसोम हुआ करते थे, इंग्लिश में क्रोमोसोम बोलते हैं, हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं। 46 इनकी संख्या हुआ करती थी और क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स पाए जाते थे जो माता पिता से बच्चों में पहुंचते थे। और इसी वजह से लोग कहते हैं इनके भैया आंखें इनकी भूरी भूरी लग रही हैं, तो लोग कहते हैं भैया इनके मम्मी पापा के जीन्स ऐसे थे, इसलिए इसकी आंखें भूरी लग रही हैं, इसलिए इसके बाल भूरे लग रहे हैं। तो माता पिता से जो लक्षण संतानों में पहुंचते थे उनमें जीन्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था भाई, ठीक है। तो यानी ओवरऑल ये डीएनए के ऊपर स्थित हुआ करते थे। तो ये सब हम लोगों ने 9th में पढ़ा था, वही दोबारा से आपको याद दिलाते हैं। देखिए भाई जीन क्या होते हैं, तो ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हम लोग जानते हैं मेरे भाई डीएनए होता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? आरएनए पढ़ रखा है, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ रखा है। तो जीन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए वाला है, इनसे बना होता है। डीएनए के एक खंड को जिसमें जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है। जेनेटिक कोड क्या होता है ये अभी आपके कोर्स में है, अगली यूनिट में आपको पढ़ने को मिलेगा। जेनेटिक कोड क्या होता है? जो प्रोटीन को बनाने की जानकारी देता है उसे हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में भाई, ठीक है। तो भैया जो डीएनए का एक पार्ट है जहां पर क्या होता है जेनेटिक कोड उपस्थित होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं भैया? जीन कह देते हैं। यानी बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो डीएनए का एक पार्ट ही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है भाई, ठीक। जीन किससे मिलकर बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जॉनसन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था मेरे भाई, ठीक है। अब अलग अलग लोग हैं जिन्होंने जीन के बारे में अलग अलग चीजें बताई हैं, उन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भैया सिलीजेनेस्की इनका नाम है। सिलीजेनेस्की हो गया, वो स्टेनले हो गए। इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा जो जीन होते हैं वो सिलेंडर की फॉर्म में, सिलिंड्रिकल समझते हो, इस तरीके की सिलिंड्रिकल की फॉर्म में छोटी छोटी यूनिट होती हैं जो बिना किसी चेंज के, यानी बिना बदलाव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती रहती हैं भाई, ठीक है। साथ ही साथ वॉटसन और क्रिक ने क्या कहा कि जो भैया जीन्स होते हैं ये लार्ज स्केल, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इन सब से बने हुए ये केमिकल रेडिकल्स होते हैं। तो आप समझो, कोई क्या कह रहा है? कोई कह रहा है कि भैया डीएनए का ही पार्ट है, कोई कह रहा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, कोई कह रहा वो बातें सब ठीक हैं, लेकिन ये है कैसे? ये सिलेंडर की फॉर्म में, यानी सिलेंड्रिकल छोटी छोटी यूनिट्स हैं। कोई क्या कह रहा भैया केमिकल रेडिकल्स हैं जो काहे से मिलकर बने? कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इन सब से मिलकर बने होते हैं। तो ये सारी चीजें जीन के बारे में अलग अलग लोगों ने कही हैं भाई, ठीक है। ऐसे ही जो फल मक्खी होती है, जो ड्रोसोफिला होती है, उसके ऊपर मेरे भाई जीन की थ्योरी दी गई, जो कि किसने दी? टी.एच. मॉर्गन ने, या फिर थॉमस मॉर्गन इनका नाम है। 1914 में इन्होंने फल मक्खी के ऊपर स्टडी करी और बताया कि 4 जोड़ी क्रोमोसोम्स, यानी अगर 8 गुणसूत्र होंगे तो 8 गुणसूत्रों पर जेनेटिक ट्रेट्स मतलब समझते हो गुण, लक्षण, जो माता पिता से बच्चों में पहुंच रहे हैं, वो 8 गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। और इस आधार पर इन्होंने जीन की थ्योरी, जीन का कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया। क्या कॉन्सेप्ट था? इन्होंने कहा कि प्रत्येक क्रोमोसोम, यानी जो गुणसूत्र होते हैं, उनमें जेनेटिक यूनिट्स पाई जाती हैं। जो बात अभी हमने ऊपर कही है कि भैया जो डीएनए होते हैं, जो गुणसूत्र, जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेरे भाई, उन क्रोमोसोम्स पे क्या पाई जाती है? जेनेटिक यूनिट्स पाई जाती हैं।
टुकड़े पाए जाते हैं डीएनए के ऊपर स्थित होती हैं, जिन्हें ही हम लोग क्या कह देते हैं मेरे भाई, जीन कह देते हैं भैया। ठीक है, जीन क्या होता है, तो क्रोमोसोम में सदैव लीनियरली अरेंज रहते हैं, यानी सरल भाषा में कहें तो जो गुणसूत्र होते हैं, अभी हमने आपको बताया 46 जो गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उनके ऊपर ही जीन पाए जाएंगे। और जीन हमेशा कैसे रहेंगे, तो लीनियरली अरेंज रहेंगे, यानी हमेशा बिल्कुल सीधे तरीके से अरेंज रहते हैं। ये जीन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया भाई। ठीक है, जीन की थ्योरी को इन्होंने दिया। जीन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो जीन कॉन्सेप्ट भी यही कहता है, इसे सटन, ब्रिजेस और मुलर ने दिया था। इन्होंने भी सेम बात कही कि जीन कहाँ होते हैं, तो भैया गुणसूत्रों के ऊपर यानी क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। सबको पता है कि भैया गुणसूत्र तो माता पिता से बच्चों में जाएंगे ही, कि ये मेल है, ये फीमेल है, इसमें 46 गुणसूत्र हैं, इसमें 46 गुणसूत्र हैं। जब इनका बच्चा होगा तो 23 इससे मिलेंगे, 23 इससे मिलेंगे, और इन गुणसूत्रों के ऊपर ही क्या पाया जाएगा, जीन। वो जीन भी माता पिता से बच्चों में पहुंचेंगे, और इस तरीके से जो कैरेक्टर्स होंगे, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स वाली फंक्शनल यूनिट्स होती हैं, यानी आंखों का कलर हो गया है, बालों का कलर हो गया है, जो अलग अलग लक्षण पहुंच रहे हैं उनके लिए अलग अलग तरीके के जीन्स काम करते हैं। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं। स्पेशल क्रोमोसोम पर यानी विशेष गुणसूत्र पर जीन का स्पेशल स्थान होता है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, लोकस कहते हैं, यानी गुणसूत्र के ऊपर जहां पे जीन उपस्थित होता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, लोकस कहते हैं भैया। जैसे इस क्लास में हम कहीं भी खड़े होकर नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे पीछे तक बैठेंगे, मास्टर हमेशा यहां खड़ा होकर पढ़ाएगा, सामने जो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहां पर, तो इसे हम लोकस कह देते हैं भाई। ठीक है, जो जीन्स होते हैं ये एंजाइम और प्रोटीन का निर्माण करने में सहायता करते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम्स में जो जीन्स होते हैं वो लीनियरली यानी सीधी तरीके से, जो जीन थ्योरी जीन कॉन्सेप्ट कह रहा है, मतलब सीधी तरीके से ये अरेंज होते हैं भाई। ठीक है, इनमें सेल्फ कॉपिंग की क्षमता होती है, यानी ये अपने जैसे और जीन्स को बना सकते हैं। इनमें म्यूटेशन होता है, यानी उत्परिवर्तन होता है, कभी जीन में गड़बड़ी हो गई, ठीक है, कभी वातावरण चेंज हो गया, कभी माहौल बदल गया, तो जीन में परिवर्तन हो जाता है, और जिससे कई बार अलग तरीके की पीढ़ी भी उत्पन्न हो जाती है कि मम्मी पापा पता लगा दोनों लोग बिल्कुल अलग हैं, बच्चा बिल्कुल अलग हो गया, ये जीन में परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन कहते हैं भाई से। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की बात करें मेरे भाई, तो अभी हमने आपको बताया जीन कैसे बनता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन क्या होते हैं ये भी बता देते हैं हम आपको, जरा समझो मेरे भाई। हमने लिखा कि जीन डीएनए का ही छोटा सा भाग होता है तथा इसका केमिकल नेचर डीएनए के ही समान होगा जब डीएनए से मिलकर बना हुआ है। डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती है समझो, न्यूक्लिक एसिड बनते कैसे हैं पहले ये समझते हैं। ये सबको पता है कि शुगर यानी शर्करा होती है, साथ में फॉस्फेट ग्रुप होता है मेरे भाई, ठीक है, और तीसरे क्या होते हैं, क्षार यानी बेस होते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, प्यूरीन क्षार, पिरिमिडीन क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, ये सब होते हैं भाई। तो जब ये क्षार, शर्करा और फॉस्फेट ग्रुप मिलते हैं तो क्या बनता है बताओ, तो न्यूक्लियोटाइड मिलता है मेरे भाई। ठीक, और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाता है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, डीएनए कह लो या न्यूक्लिक एसिड कह लो, एक ही बात है। तो जब जीन भी डीएनए से मिलके बने हैं तो फिर सीधी सी बात है मेरे भाई, जब जीन डीएनए से पार्ट है तो ये भी तीनों से मिलके बने होंगे। शुगर सबसे पहले हमने लिख दिया, शुगर यानी शर्करा, ये पेंटोज डिऑक्सी राइबोज। क्यों भैया डिऑक्सी राइबोज, क्यों, क्योंकि डीएनए का पार्ट है, डीएनए का मतलब डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें डिऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। साथ ही साथ कौन होगा, यह फास्फेट मॉलिक्यूल से जुड़कर शुगर फास्फेट बनाएगी, यानी शर्करा होगी, फास्फेट ग्रुप होगा, शर्करा और फास्फेट जुड़ के शर्करा फास्फेट बना देंगे। और तीसरा क्या होगा भाई, तीसरा नाइट्रोजन बेस होंगे, जो कि दो तरीके के होंगे, एक प्यूरीन होंगे, एक पिरिमिडीन होंगे। प्यूरीन वाले कैसे होंगे, ये डबल रिंग वाले होते हैं, ठीक है भाई, दो प्रकार के होते हैं, इसमें एडेनिन और ग्वानिन आ जाएगा। जबकि जो पिरिमिडीन होते हैं ये सिंगल रिंग वाले होते हैं, इसमें थायामीन आ जाएगा और साइटोसिन आ जाएगा। सर जी आपने यूरेसिल की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि भैया डीएनए में कौन कौन होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन। यूरेसिल आरएनए में होता है तो उसका यहां पे कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है। प्यूरीन और पिरिमिडीन के बीच हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डीएनए का मॉडल मेरे भाई, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हुआ करता था, इस तरीके से बॉन्ड हुआ करते थे, इस तरीके से बेस हुआ करते थे, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते थे और सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता था। यही तो डीएनए का स्ट्रक्चर था मेरे भाई। तो इस तरीके से एडेनिन और थायामीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं मेरे भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बात करें जीन की, देखो भैया 25 नंबर में आएगा। अब जीन थ्योरी, जीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, अलग अलग आदमी घुमा फिरा के वही बातें कह रहा है।
PDF जो लोग कोर्स में देख रहे हो भैया यहीं पे आपको मिल जाएगी, तो आप पूरा अपने हिसाब से लिखो और अपने हिसाब से आप उसे लिखना, ठीक। 2-4 लाइनें आप गायब कर दोगे, इधर उधर कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और अपनी तरीके से लिख के आओ, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। 25 नंबर के जो क्वेश्चन है कितने पेज लिखने चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 से 4 पन्ने कायदे से लिख देते हो तो आपको बहुत आराम से नंबर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। पहले जब लिखोगे कायदे से तो देखने में लगता है 3-4 पन्ने बहुत है, जब आप ये हेडिंग डाल डाल के लिखना शुरू करोगे 5-6 पन्ने कब भर जाएंगे पता नहीं चलेगा भाई, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्टडी किसने करी थी, बेंजर ने करी थी। इनके अनुसार जीन क्या होते हैं, डीएनए की ही छोटी यूनिट होते हैं और कमिंग के अकॉर्डिंग जीन्स का एक ग्रुप क्रोमोफियर कहलाता है, क्रोमोमियर कहलाता है, जिसमें कई यूनिट्स पाई जाती हैं। यानी सरल भाषा में कहें, हर आदमी घूम फिर के वही कह रहा है कि डीएनए का ही पार्ट जो है वो जीन होते हैं। जीन को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाओगे तो उसे क्रोमोमियर कह देते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्या क्या इसमें यूनिट्स होती हैं जरा समझिए। जैसे रेकॉन होता है, ये डीएनए का सबसे छोटा पार्ट होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर समझते हो क्या होता है, जो जानकारियां होती हैं, जो गुणसूत्र आपस में आदान प्रदान करते हैं उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जब 2 न्यूक्लियोटाइड को क्रोमोसोम में डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में एक्सचेंज होती हैं तब उसे हम लोग क्या करते हैं, रेकॉन का जो ये काम रेकॉन का होता है भाई, ठीक है। म्यूटॉन क्या करता है, ये भी डीएनए की छोटी यूनिट होती है जो म्यूटेशन करने में मतलब मदद करता है, जिसमें म्यूटेशन हो सकता है। सिस्ट्रॉन की बात करें तो ये क्या करता है भैया, ये प्रोटीन के निर्माण की फंक्शनल यूनिट शो करता है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। कॉम्प्लॉन क्या करता है, तो ये सिस्ट्रॉन की सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। यानी ये जो है सिस्ट्रॉन जो प्रोटीन बनाने में सहायता कर रहा है, ये उसी की सप्लीमेंट्री यूनिट है, उसी का हिस्सा है भाई, ठीक है। ओपेरॉन क्या होता है, तो ओपेरॉन क्या होता है, ये डीएनए से प्राप्त जेनेटिक इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। अभी पूरा ओपेरॉन इस यूनिट के अंदर लॉन्ग में है भाई, तो अभी ओपेरॉन भी इसी में वन शॉट में आपको देखने को मिलेगा। तो ओपेरॉन क्या करता है, जो डीएनए से जानकारी मिलती है। होता क्या है मेरे भाई, देखो ऐसा होता है, सबसे पहले डीएनए होगा, डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से बनेगा आरएनए, ठीक है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इस यूनिट का नाम भी यही है भैया, ठीक। और ये जो जानकारी आरएनए के पास होगी, इससे क्या होगा भैया, प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन के निर्माण में सहायता कौन करेगा, तो राइबोसोम प्रोटीन के निर्माण में सहायता करेगा भाई, ठीक। तो जो ओपेरॉन होगा ये डीएनए से जो जानकारी प्राप्त होगी उसे चेंज कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है भाई, ठीक। उसके अलावा रेप्लिकॉन होता है, ये रेप्लिकेशन की यूनिट होती है, उसके जैसा जीन बन सकता है भाई। क्लासिफिकेशन की बात करें तो जीन कौन कौन से होते हैं भैया, किस प्रकार से 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो मेरे भाई। जैसे हिपोमॉर्फस जीन होता है, एमॉर्फस जीन होता है, नियोमॉर्फस होता है, हाइपरमॉर्फस होता है और एंटीमॉर्फस जीन होता है मेरे भाई, ठीक है। तो हमने जीन आपको पूरा डिटेल में बता दिया, उसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अलग अलग लोगों ने जो इसके बारे में बताया है सब कुछ करा दिया मेरे भाई। आपको इसे अपने नोट्स पे लिखना है अच्छे से। अगर बाई चांस ये वन शॉट आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो भैया टेलीग्राम पे अपना चैनल है फ्री में, BDKDN BSc, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, PDF डलवा देंगे, आराम से भैया ये यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है शॉर्ट में पूछता है सेंट्रल डोगमा क्या होता है मेरे भाई। तो सेंट्रल डोगमा क्या होता है, अभी हमने आपको बताया कि भैया डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। आरएनए की जानकारी कहाँ जाएगी मेरे भाई, प्रोटीन बनाने में मदद आएगी। तो यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे क्रिक ने प्रस्तुत किया था। क्या कहा इन्होंने कहा कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वो कहां से होता है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की तरफ होता है। जो बात अभी हमने आपको बताई, ये सिद्धांत किसका है, सेंट्रल डोगमा का है कि डीएनए से जानकारी आरएनए में जाएगी। राइबोसोम का अधिकतर पार्ट जो है वो आरएनए का ही बना होता है और इसीलिए राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाने का काम करता है भाई, ठीक है। ये देखो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग ट्रांसलेशन कह देते हैं भाई, ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि जो जीव हैं उनमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन किस प्रकार व्यक्त होती है, प्रोटीन का निर्माण वो किस तरीके से करती है। जैसे हमने यहाँ पे लिख भी दिया है भाई कि डीएनए से क्या बनेगा सर, आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। इस प्रोसेस को क्या कहोगे, तो ट्रांसक्रिप्शन कहोगे। इस प्रोसेस को क्या कहोगे मेरे भाई, तो इसे कहोगे ट्रांसलेशन भैया, ठीक है। टर्मिनेशन कोडॉन्स क्या होते हैं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, खूब पूछता है, नाम से ही पता चल रहा है। टर्मिनेशन, टर्मिनेट कर देना, रोक देना, इसी वजह से इन्हें हम लोग स्टॉप कोडॉन भी कहते थे। डीएनए से क्या बना, आरएनए, आरएनए से क्या बना भैया, जानकारी कहां गई, प्रोटीन के निर्माण में। तो प्रोटीन के बनने को रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे,
टर्मिनेशन कोडॉन कहेंगे। तो जो कोडॉन्स प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं, प्रोटीन के निर्माण को रोक देते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन्स कहलाते हैं, या इन्हें स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं भाई। ठीक, जैसे UAA, UAG, UGA ये सब स्टॉप कोडॉन है। अगली यूनिट में आपको बताएंगे जेनेटिक कोड। ठीक, जो लोग कोर्स में देख रहे हो, यहाँ पर वीडियो अपलोड करवा दी है जेनेटिक कोड की, तो आप देखना इसी तरीके के कोड होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण की जानकारी देते हैं। और जब इस तरीके के कुछ कोड मिल जाएंगे तो वहां पर भैया चेन बननी बंद हो जाती है। प्रोटीन मतलब क्या? प्रोटीन मतलब होता है भैया एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं, और जब एमिनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो जो बीच में बॉन्ड होता है उसे हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड हम लोग कह देते हैं, और पॉलीपेप्टाइड को ही हम लोग प्रोटीन कह देते हैं। तो ये चेन बंदी बंद हो जाएगी, जिससे प्रोटीन का निर्माण बंद हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इन्हें कह देंगे स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेशन कोडॉन। फंक्शन की बात करें तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, यानी जो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण है, उसे ये रोक देते हैं। कोई एमिनो एसिड, अभी हमने आपको बताया एमिनो एसिड मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं, कोई एमिनो एसिड कोड नहीं कर पाएगा, प्रोटीन चेन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं, यानी प्रोटीन चेन जो है वहीं पर स्टॉप होके रिलीज हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, उसके अलावा इस यूनिट में एक आदमी है जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इनके बारे में आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में। तो ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। इन्होंने जेनेटिक कोड, जिसकी हम बात कर रहे हैं, प्रोटीन के निर्माण को समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने कोडॉन्स की भूमिका को बताया। जैसे अभी टर्मिनेशन कोडॉन है, स्टार्ट कोडॉन होता है, कौन शुरू करेगा, कौन प्रोटीन को लंबा करेगा, कौन रोकेगा, तो कोडॉन्स की भूमिका को बताया। इन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है एमिनो एसिड को कैसे कंट्रोल करता है। अभी हमने आपको बताया भैया किस तरीके से एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, इसमें डीएनए का क्या रोल होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल जीन्स के फॉर्मेशन में सफलता प्राप्त करी। भैया आपको पता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो इतना डेवलप हो गई है कि कोई भी जीन आप निकाल के मनचाहा जीन हटाइए, उसकी जगह पे दूसरा जीन आप ला सकते हो। ठीक है, और आसानी से वो लक्षण प्राप्त कर सकते हो जो आप चाहते हो भाई। तो जो आर्टिफिशियल जीन है उनके फॉर्मेशन में इन्होंने सफलता प्राप्त की, और इसी वजह से जब कोई कुछ बड़ा करता है तो शिक्षा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एक बड़ी चीज होती है। तो इन्हें 1968 में 1968 में जेनेटिक कोड की व्याख्या करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया मेरे भाई। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है? तो सरल भाषा में कहते हैं तो भैया ये एक एंजाइम होता है जो डीएनए का यूज करके आरएनए का निर्माण करने में मदद करता है। सबको पता है भैया डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए में सिंगल होता है। तो डीएनए को अगर हम लोग अलग अलग करके तोड़ देंगे तो आरएनए का निर्माण कर सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो आरएनए पॉलीमरेज नाम ही है उसका आरएनए। तो ये आरएनए को, डीएनए को यूज करके आरएनए को निर्माण करता है। ट्रांसक्रिप्शन रिएक्शन का मेन एंजाइम होता है। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इसका मेन एंजाइम है, और डीएनए में उपस्थित जितनी भी जानकारी होती है उसे भी ये आरएनए में ट्रांसफर कर देता है मेरे भाई। ठीक है, फंक्शंस की बात करें, ये देखिए तो डीएनए के प्रमोटर रीजन से ये जुड़ेगा, डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उन्हें पढ़ेगा, जो उनके पिलर होते हैं, खंबे होते हैं तुम्हारी भाषा में, उन्हें ये पढ़ेगा। पढ़ने के बाद में आरएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर आरएनए चेन बनाना शुरू कर देगा। एमआरएनए बनाएगा, टीआरएनए बनाएगा, आरआरएनए बनाएगा। एम फॉर मैसेंजर आरएनए होता है जो मैसेजेस को ट्रांसफर करेगा, टी फॉर ट्रांसफर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। ये देखो आरएनए, जो आरएनए पॉलीमरेज, अच्छा यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं इसके प्रकार भी होते हैं भाई। तो पहला जो प्रकार होता है ये आरआरएनए को बनाएगा, दूसरा वाला एमआरएनए को बनाएगा, और जो तीसरा वाला होता है ये टीआरएनए और कुछ भाग आरआरएनए का भी बनाएगा। आर फॉर रेप्लिका, यानी और उसके जैसी चीजों को बनाने का काम करेगा मेरे भाई। ठीक है, ओपेरॉन, ये भी पेपर में कई बार 15 नंबर में आता है, और अभी आपको बता चुके हैं ओपेरॉन क्या होता है। तो बिल्कुल सरल भाषा में कहें तो ये बैक्टीरिया में पाया जाने वाला जीन रेगुलेशन सिस्टम ही होता है। इस सिस्टम में एक जैसे काम करने वाले जीन, देखो भैया सीधी सी बात है, मान लिया हम क्या करें, इस बिल्डिंग में काम करवाएं, तो हम ये देखेंगे कौन कौन सा काम अच्छे से कर रहा है। तो जो एक जैसे काम करने वाले लोग, तुम लोग मिल के काम करो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी यार उससे। ओपेरॉन भी यही करता है, एक जैसे काम करने वाले जो जीन होते हैं उन्हें एक साथ कंट्रोल करता है, और जरूरत पड़ने पर ही काम करेगा, जिससे एनर्जी भी बचती है, टाइम बचता है, और सेल इफिशिएंटली काम करता है। यानी जरूरत हो तो काम करो, मिल के करो, अच्छे से कर लो, उसका लेट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, तो ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन बेसिकली क्या है? एक जीन रेगुलेशन सिस्टम है जो जीन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, और उसमें जो भी जीन्स एक साथ काम करते हैं उन्हें अच्छे से प्रमोट करता है। भैया कैसे, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं? तो सबसे पहला एक पार्ट होता है इसका प्रमोटर।
ये डीएनए का स्टार्टिंग पॉइंट है। आरएनए पॉलीमरेज आकर इससे बाइंड कर देता है और इसी जगह से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी जो डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस है मेरे भाई, उसे स्टार्ट कौन कराता है? प्रमोटर करवाता है। और प्रमोटर डीएनए के स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पाया जाता है, या उसी को हम लोग प्रमोटर कह देते हैं भाई, ठीक है। दूसरा कौन होता है? ऑपरेटर होता है। तो प्रमोटर के बाद ये होगा, ये स्विच की तरह काम करेगा। स्विच की तरह काम करने का मतलब क्या है कि भैया जब ये ऑन होगा तो पतला डीएनए से आरएनए बनने लगा, ऑफ होगा तो पतला डीएनए से आरएनए बनना बंद हो गया, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बंद हो गया। तो ये स्विच की तरह काम करेगा भाई, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ये एक्चुअल जीन्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन या एंजाइम को बनाने का काम करते हैं। इन्हीं जीन्स की वजह से कोशिका अपना काम कर पाती है। कुछ रेगुलेटरी जीन होते हैं जो ओपेरॉन के बाहर भी होते हैं, ये रिप्रेशर जीन बनाते हैं। रिप्रेशर क्या करता है भाई कि ओपेरॉन जो है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये चलेगा या नहीं चलेगा, प्रोसेस होगा नहीं होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा। रिप्रेशर करेगा क्या मेरे भाई? जैसे लोग कहते नहीं कि हम पढ़ रहे थे बैठे, मेरा दोस्त है, दोस्त तुम्हारा रिप्रेशर है, आके बैठ गया आगे, बोले अरे चलो यार कहाँ यार बैठ के पढ़ रहे हो तुम, चलो यार मैच खेलने चलें, लो ऑफ हो गई पढ़ाई तुम्हारी। तो रिप्रेशर भी यही काम करता है। वर्किंग की बात करें तो जब जीन ऑफ होता है, रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर पर बैठ जाते हैं। ये देखो भैया बैठ जाते हैं, जिससे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता और डीएनए से आरएनए नहीं बनता, यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होता है और प्रोटीन भी नहीं बनेगा। लेकिन जब जीन ऑन होता है तो जो रिप्रेशर तुम्हारा दोस्त है वो ऑपरेटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाएगा। मतलब जब तुम जोश में हो तो तुम्हारा दोस्त भी क्या कहेगा, कोई बात नहीं हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, करो मेरे भाई रिएक्शन तुम। और इस तरीके से प्रोटीन और एंजाइम का बनना शुरू हो जाता है। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन या एंजाइम बनना शुरू हो जाता है। बेसिकली जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। तो सरल भाषा में आप ये मत कंफ्यूज होना, प्रोटीन बनता है कि एंजाइम बनता है। ऑपेरॉन के प्रकार की बात करें, लैक ऑपेरॉन कई बार शॉर्ट में पूछ लेता है, तो ये नॉर्मली ऑफ रहता है जब लैक्टोज शर्करा यहाँ पर उपस्थित होती है, तब ऑन होता है। लैक्टोज जैसे देखिए भैया, सबसे पहले नॉर्मली क्या रहेगा, बंद रहेगा। जैसे ही इसे लैक्टोज शर्करा मिलेगी तो ये ऑन हो जाएगा। लैक्टोज शर्करा मिलने से क्यों ऑन हो जाएगा? क्योंकि भैया जो है रिप्रेशर बैठा हुआ है, रिप्रेशर प्रोसेस होने नहीं दे रहा। लैक्टोज कौन है? तुम्हारे पिताजी। पिताजी आए, बोले हाँ बहुत दोस्ती निभा रहा हूं, निकाली चप्पल उनने, भगा रिप्रेशर। जब रिप्रेशर भगेगा तो लैक्टोज पापा हैं, ये आएंगे और ये क्या करेगा, रिप्रेशर को इनएक्टिवेट कर देंगे, दोस्त को उठा के फेंक देंगे। इसके बाद जीन ऑन हो जाएंगे और लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम बनना शुरू हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही टीआरपी ओपेरॉन होता है, ये क्या करता है, ये ऑन ही रहता है। जब कभी भी ट्रिप्टोफैन ज़्यादा हो जाता है तब ये बंद हो जाता है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन क्या करता है, फिर रिप्रेशर को, ट्रिप्टोफैन मतलब कह सकते हो तुम कि मम्मी अरे कोई बात नहीं पढ़ लेने दो यार, वो खेल लेने दो, बच्चा ही तो है। तो ट्रिप्टोफैन मम्मी का काम कर रहा है, ये दोबारा से रिप्रेशर, आ जाओ बेटा आ जाओ, तुम्हें खिलाते पिलाते हैं, बैठो कोई दिक्कत नहीं, बाद में पढ़ लेना, एक्टिव कर देगा और ऑपरेटर बंद जाएगा, जिससे फिर से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये पूरी पहली यूनिट है भाई। कुछ लोग कहेंगे इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है भाई। ट्रांसक्रिप्शन आपसे शॉर्ट में परिभाषा पूछ सकता है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो ये बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इस यूनिट के अंदर है वो हमने कवर कर दी हैं। पीडीएफ आपको भैया कोर्स में यहीं पर मिल जाएगी। यहाँ पर जेनेटिक कोड वगैरह भी हमने ऐड कराया और बहुत जल्द सारी चीज़ें 8 की 8 यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। पढ़ डालो मन लगा के, एक आध पेपर भी अवेलेबल करा देंगे ताकि आपको देख के लगे कि हाँ पेपर में सारी चीज़ें हमें आ रही हैं, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। जो लोग भी यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है BDKDN BSc, कोशिश करेंगे ये PDF आपको वहाँ पे दिलवा दें। बाकी डिस्क्रिप्शन में कोर्स का भी लिंक है, चाहना तो क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। सितंबर तक सब कुछ करा देंगे और जो वादा है वो पूरा करके देंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।